पाकिस्तान की जानिब से अब भी कोई मजीद सख्त जवाबी रद्द-ए-अमल आ सकता है। ये जो जंग का सिलसिला शुरू हो गया है, ये जाकर रुकेगा कहाँ? दुनिया एक फुल स्पेक्ट्रम न्यूक्लियर वॉर से आखिरकार हमेशा के लिए कैसे बच जाएगी? सिर्फ डिफेंसिव रहना बहुत महंगा पड़ता है। आप किस किस बाजार का दिफा करेंगे, किस किस मस्जिद का दिफा करेंगे, किस किस स्कूल का दिफा करेंगे, इसके लिए बाद औक़ात आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ये तो अगर करना है तो हमें अगले 2-4 दिन के अंदर ही करना चाहिए ना। किस वक्त हम जवाब देंगे, किस जगह हम जवाब देंगे, उसका हक हम अभी भी अपने पास रखते हैं। अवाम का मुतमईन होना भी बहुत जरूरी है। दो न्यूक्लियर पावर्स वो कहाँ तक एक दूसरे के खिलाफ अग्रेसिव एक्शन कर सकती हैं, वो एक चीज है जो सोचने की है। चीन जिस तरीके से खड़ा हुआ है वो तो बेमिसाल है। ठीक है, न्यूट्रलिटी शो की अमेरिका ने, रशिया ने और कुछ और मुल्क, लेकिन चीन जिस तरीके से खड़ा हुआ, तुर्की जिस तरीके से खड़ा हुआ, पाकिस्तान के लिए ये बायस तक़वियत है। सबसे बड़ा फायदा जो पाकिस्तान को हुआ वो इंटरनल यूनिटी के हवाले से हुआ इस पूरे क्राइसिस का। अगर ये हम इसको सीमेंट कर सकें, इसको स्ट्रेंथन कर सकें, तो ये तो हमारे लिए गेम चेंजर हो सकता है। मेरा ख्याल है कि ये भी एक बहुत बड़ी चेंज है और इसी चेंज से फायदा उठाते हुए मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है अपने रवैये में लचक लेकर आए, तब्दीली लेकर आए, ताकि ये हमारा इंटरनल मामला जो है ये हल हो जाए। एक तरह की कोल्ड वॉर चल रही है अमेरिका और चाइना के दरमियान, वहाँ पर भी हमारा इम्तहान है ना। इसको भी तो हमने बहुत ही केयरफुली और इंटेलिजेंटली मैनेज करना है। एक पावर है जो फ्लैट हो रही है, अभी भी बड़ी पावर है। एक पावर है जो राइज कर रही है। एक पावर है जिसकी रिलेशन ऑफ हिस्ट्री हमारे साथ ऐसी है कि हमें ज्यादा उन पर एतबार है। एक पावर है जो हमें धुले हुए कपड़े की तरह बार बार फेंक देती है। एक पावर है जो हिंदुस्तान की दोस्त है। अगर हम उस पावर को अंदर घुसा लें और चीन की दुश्मन है, तो हमने फिर कौन सी खारजा पॉलिसी अपना रखी? एक बार फिर ये जंग हुई है, एक बार फिर ये सूरत हाल हुई है। अब इसको सेटल कर ले फॉर गुड, अब बैठ के बात कर ले। क्या इसका कोई इम्कान बन सकता है? इंटरनेशनल कम्युनिटी को एहसास होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम हर दफा उठकर क्यों आता है। कश्मीर उसमें मेन मसला है, ये मसला हल हो जाता है और दूसरी बात जो हमारे ऊपर इनडायरेक्ट अटैक हो रहे हैं वो बंद हो जाते हैं, तो शायद पाकिस्तान इसको रिव्यू करे। Make no mistake, a military solution is no solution. The United Nations stands ready to support any initiative that promotes de-escalation, diplomacy, and the renewed commitment to peace. And I want to see it stop. And if I can do anything to help, I will be there. We are engaging urgently with both countries, as well as other international partners, encouraging dialogue, de-escalation. The EU recalls the need for a negotiated, mutually agreed, and lasting peaceful solution to the conflict. पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्रंटेशन की खतरनाक आंधी चलने के बाद अमेरिका, चाइना, यूरोपीय यूनियन, रशिया और मिडल ईस्ट में हमारे दोस्त मुल्कों समेत पूरी दुनिया से डी एस्केलेशन के मैसेजेस आ रहे हैं। डिप्लोमेटिक चैनल से रिस्ट्रेन का मशवरा दिया जा रहा है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वजीर खारजा मार्को रूबियो की भी पाकिस्तान और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनरल आसिम मलिक और इंडियन साइड से अजीत डोवल से अलग अलग टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। सुपर पावर समेत सबकी ख्वाहिश दुनिया में और कोशिश ये है कि कॉन्फ्रंटेशन मजीद आगे ना बढ़े। It's so terrible. My position is I get along with both. I know both very well, and I want to see them work it out. I want to see them stop. I want to see them stop. And hopefully they can stop now. They've gone tit for tat, so hopefully they can stop now. But I know both. We get along with both countries very well. Good relationships with both, and I want to see it stop. And if I can do anything to help, I will be there. I will be there. इंडिया पाकिस्तान में घुसकर हमला करने का अपना पुराना रेटरिक बार बार दोहराता रहेगा और भारतीय अवाम को तसल्ली देता रहेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान इस सेंस ऑफ सुपीरियरिटी में हक बजानिब है कि उसने सिर्फ 1 घंटे में इंडिया के 5 इंतहाई कीमती और आला तरीन फाइटर जेट को तबाह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है कि उसने कन्वेंशनल वॉरफेयर में दुनिया की चौथी बड़ी एयरफोर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया। इंडियन ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह किया। जो हमारे जो जेट फाइटर थे जिन्होंने इंडियन राफेल गिराए हैं वो फ्रेंच, हमारे जो थे वो J-10C थे। ये तमाम चाइना के साथ कोलैबोरेशन वाले ये जेट फाइटर्स हैं। सोशल मीडिया में चल रहा है कि फ्रेंच ये कह रहे हैं जी हमारी मशीन तो बड़ी ज़बरदस्त है राफेल की, ये तो उनके पायलट बिल्कुल नकम्मे थे कि वो जो सही तरह लड़ नहीं सके। लेकिन इधर जो गाड़ी थी वो J-10C थी। ये बात खारिज अज़ इम्कान नहीं कि पाकिस्तान की जानिब से अब भी कोई मजीद सख्त जवाबी रद्द अमल आ सकता है। जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस
और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की. द होल वर्ल्ड विल कम टू नो. इट्स रेवरवेशंस विल बी फेल्ट एवरीवेयर. तो वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन देयर मीडिया टू टेल देम कि पाकिस्तान ने हमला किया, कितने किए, क्या किए. वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी. आज ऑन माई रेडार में मेरे वीलॉग का बुनियादी नुक्ता यही है कि ये जो जंग का सिलसिला शुरू हो गया है, ये जाकर रुकेगा कहाँ. इंटरनेशनल कम्युनिटी कब और कैसे नेगोशिएशन और पीस प्रोसेस के लिए आगे बढ़ेगी, और भारत और पाकिस्तान दिलजमी से इस पीस प्रोसेस में शरीक हो जाएंगे. क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें. दुनिया एक फुल स्पेक्ट्रम न्यूक्लियर वॉर से आखिरकार हमेशा के लिए कैसे बच जाएगी. इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्ट्रेटेजिक उमूर, डिफेंस उमूर, पाकिस्तान आर्मी के साबिक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ जनरल ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी भी हैं, कोर कमांडर भी रहे. बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जनरल साहब, ये एक ऑल आउट वॉर थी ना, इस ये ना ये कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल तक रिस्ट्रिक्टेड थी, ये मेन लैंड में भी हुई, ये पंजाब के इलाकों में भी हुई, और हर तरह का हर तरीके से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम ये कहें कि ये पूरी और खुली जंग थी. जी बहुत शुक्रिया जी. सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि हमें अल्लाह ताला को शुक्र अदा करना चाहिए कि उसकी मदद से हम सुरखरू हुए. फिर हम अपने मुजाहिदीन को सलाम पेश करते हैं, अपनी एयरफोर्स, अपनी नेवी, अपने प्यादा फौज को, कि उन्होंने जैसा जवाब दिया वो सारी दुनिया ने देखा. मुझे उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. ये जो आपने इंट्रो दिया वो सब आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान का एक्शन दिफाई नौयत का था, कि जो कुछ वहां पर किया गया हमने दिफा में की. जो आप ऑल आउट वॉर की बात कर रहे हैं, तो अगर इसको आप ये कहें कि एक एरियल वॉर थी, बेसिकली हवाई जहाज एक दूसरे के खिलाफ, और ड्रोन्स और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स, इस किस्म का था, जिसको आप ऑल आउट वॉर के जुमरे में तो नहीं कह सकते, लेकिन आप प्रॉपर वॉर आप इसको कह सकते हैं, बिकॉज उन्होंने क्रॉस किया इंटरनेशनल बॉर्डर भी और एलओसी भी, और ये सारी कार्रवाई की. मैं समझता हूँ कि इसमें जो मुज़मिर है बात वो ये है कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने बात कही है कि हमने अपना दिफा का हक इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जो हमारे ऊपर हमला किया गया है उसका जवाब देने का हक, किस वक्त हम जवाब देंगे, किस जगह हम जवाब देंगे, उसका हक हम अभी भी अपने पास रखते हैं. दो फैक्टर्स हैं जो हमारे जवाब को थोड़ा सा टोन डाउन कर सकते हैं. एक ये कि जब इतनी दिलचस्पी ली है इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को एहसास होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम हर दफा उठकर क्यों आता है, उसकी वजूहात के ऊपर गौर किया जाए. कश्मीर उसमें मेन मसला है, और अब चूंकि पानी भी उसमें शामिल हो गया है, तो अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात की कोई सहूलत फराम करती है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ये मसला कश्मीर का हल हो जाता है, और दूसरी बात की जो हमारे ऊपर इनडायरेक्ट अटैक हो रहे हैं वो बंद हो जाते हैं, तो शायद पाकिस्तान इसको रिव्यू करे. वरना अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वाक़े के बाद समझती है कि बस खत्म होगी बात, एवरीथिंग इज डन, और हिंदुस्तान में वो अपना वार जारी रखता है, तो फिर मेरा ख्याल इट इज नॉट क्लोज्ड, इट इज स्टिल ओपन, और इट शुड रिमेन ओपन. लेकिन जनरल साहब, यही कि अगर हमने जवाब इस ज़माने में नहीं दिया तो ये तो नहीं हो सकता ना कि हम 6 महीने बाद कुछ करें और कहें कि ये वो वाला हिसाब हमने चुकाया है जो तुमने मुरीद के और भावलपुर पे हमला किया था. ये तो अगर करना है तो हमें अगले 2-4 दिन के अंदर ही करना हो चाहिए ना. जी ये मेरा ख्याल आपकी असेसमेंट दुरुस्त है, क्योंकि उसके बाद जब चीज़ बासी हो जाती है, ताज़ा नहीं रहती, तो उसका फिर वो इफेक्ट नहीं रहता. तो मेरा ख्याल है कि मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि पाकिस्तान को बड़ी सूरत के साथ जो डिप्लोमेसी करनी है, जो पता लगाना है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कोई हेल्प करने के लिए तैयार है या नहीं. लेकिन वो जो आपने अपने इंट्रो में एक चीज़ सामने लेकर आए हैं कि दो न्यूक्लियर पावर्स जो हैं वो कहाँ तक एक दूसरे के खिलाफ अग्रेसिव एक्शन कर सकती हैं, वो एक चीज़ है जो सोचने की है. बस ये एवेल्युएट करना, अभी जो जो हमने लेटर से क्लेम किया है, जो उन्होंने क्लेम किया है, इसकी वेरिफिकेशन अगले 2-3 दिन में हो जाएगी. मेरा अपना ख्याल ये कि जो हमारे जहाज़ों ने जो लॉक किया था उनके जहाज़ों को और उनको हिट किया था, उसकी फुटेजेस आ जाएंगी, जिससे हमारे क्योंकि आपने ये देखना है कि दोनों साइडों के अवाम का मुतमईन होना भी बहुत ज़रूरी है. जी. हमने जब कहा था कि हम वो करेंगे तो हमें साबित करना पड़ेगा कि हमने वो किया है. एक तो नजर आ गया जो हमारा क्लेम के मुताबिक, तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि हमने प्लस प्लस किया है, हम 2 नॉच ऊपर गए हैं. लेकिन इसको जब साबित भी कर देंगे दुनिया के सामने, दोस्तों को भी पता चल जाए, दुश्मनों को भी पता चल जाए, फिर प्रेरोगेटिव लीडरशिप का है कि वो क्या समझते हैं कि मुल्क के लिए क्या अच्छा है,
और अफवाज पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है, और इस खित्ते की पीस के लिए क्या चीज़ बेहतर है। तो जी जनरल साहब ये भी एक है गोया कि आप उन लोगों में जो समझते हैं कि ठीक है ये क्राइसिस जो है एक एक बार फिर एक अपॉर्चुनिटी फराहम करता है दोनों मुल्कों को और दुनिया की तमाम ताकतों को कि अब एक बार फिर ये जंग हुई है, एक बार फिर ये सूरत हाल हुई है, अब इसको सेटल कर ले फॉर गुड, अब बैठ के बात कर ले। तो वो गुंजाइश और वो अपॉर्चुनिटी भी कहीं इस क्राइसिस के अंदर जो है वो नज़र आ रही है। और आपके नज़दीक क्या अब इसका कोई इम्कान बन सकता है? जी, मेरा ख्याल है कि क्योंकि ये जितने करीब चले गए थे, और जबकि हमने अपने रिस्पांस का हक भी अपने पास रखा है, तो इसका काफ़ी इम्कान है। एक दो चीज़ें जो बहुत अच्छी हुई हैं इस दौरान, जो इंडिया के लिए बुरी हैं उनका मैं बाद में जिक्र करता हूँ, जो हमारे लिए अच्छी हुई वो मैं ज़रूर आपके सामने पेश करूंगा। एक तो मेरा ख्याल है कि फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा मामला सीधा हो गया। वो जो मखमसे की हालत में हम थे कि कौन हमारे ज्यादा करीब है, कौन हमारा दोस्त है, किसकी बात माननी है, किसकी नहीं माननी है, मेरा ख्याल अभी इट इज वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कि हमारा दोस्त कौन है और वो हर मौके पे कौन हमारे साथ खड़ा होता है। तो वो जो आपकी डायरेक्शन है वो बिल्कुल सीधी होगी। दूसरी बात ये है कि जो एक उन्होंने गलत अंदाजा लगाया था कि पाकिस्तानी कौम में चूंकि कोई इंटरनल इकोनॉमिक वीकनेसेस हैं या पॉलिटिकल आपस में कोई स्टैंड ऑफ टाइप चीज है, तो उस वीकनेस को उन्होंने सोचा कि अच्छा टाइम है एक्सप्लॉइट करने का। लेकिन जिस तरीके से पूरी कौम सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी होगी अपनी फोर्सेस के साथ, मेरा ख्याल है कि ये भी एक बहुत बड़ी चेंज है। और इसी चेंज से फायदा उठाते हुए मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको भी चाहिए कि इस बात की पजीराई करे कि तमाम अपोजिशन की जमातें जिस तरीके से इनके साथ खड़ी हो गई थी, उनके पीछे जो लोग हैं उनके साथ खड़े हो गए थे, तो इनको भी चाहिए कि अपने रवैये में लचक लेकर आए, तब्दीली लेकर आए, ताकि ये हमारा इंटरनल मामला जो है ये हल हो जाए। हमारा फॉरेन पॉलिसी का मामला तो अल्लाह ताला के फजल से हल हो गया। अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो गए, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो गए, चीन के बारे में तमाम शुक्र शुबात जो दुनिया को थे, चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात वो बेहतर हो गए। तो मेरा ख्याल वी आर इन अ विन विन सिचुएशन फ्रॉम ऑल साइड। अभी तक तो आज तक तो एक न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशन बचा रहा है, बिल्कुल गोली कान के करीब से गुजरी है, लेकिन पता नहीं कल फिर कुछ हो जाए, कल फिर हो जाए, फिर इंडिया ये करे, तो कब तक ये होगा कि ये रिस्ट्रेन जो है जो इस बार अब तक देखा गया है, अब तक कम से कम देखा गया है, वो बरकरार रहे? जी, इसीलिए आपने देखा होगा मैं जो इस्तदलाल पेश कर रहा हूँ वो यही कह रहा हूँ कि हमने जो अपने पास ऑप्शन रखी है उसको हमें नथी करना चाहिए इस बात से कि ये मसला हल हो। अगर ये हल की तरफ नहीं जाता है तो फिर शायद हमें वो ऑप्शन किसी ना किसी तरीके से, आखिर उन्होंने भी तो इसको एक्सरसाइज किया है, हमें भी देखना पड़ेगा कि हम क्या करें। क्योंकि अगर इतने करीब आने के बाद भी, जैसे आपने दुरुस्त कहा, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि गोली कान के पास से गुजर गई, बल्कि उसकी आवाज भी सुनाई दी, शू करके गुजर गई। तो अब बहुत जरूरी है कि हम इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। तो ये इस पूरी सूरत हाल में आपने कहा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से वो काफ़ी बेहतर रहा, क्योंकि जो इंडिया का जो नैरेटिव था एक पाकिस्तान की ख़ास तौर पे ये कहना कि पाकिस्तान इसका ज़िम्मेदार है, तो दुनिया सबूत मांगती रही जो इंडिया फराहम नहीं कर सका पहलगाम वाक़े के हवाले से। फिर पाकिस्तान का ये कहना कि न्यूट्रल इंडिपेंडेंट इसकी प्रोब होनी चाहिए, दुनिया ने उसको सपोर्ट किया, वो भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ हो गई। रीजनल जो 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 कंट्रीज़ हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीज़, वो भी उसमें इंडिया के साथ उसके नैरेटिव के साथ खड़ी नहीं हुई। चाइना तो ऑब्वियसली नहीं, बल्कि ईरान भी नहीं, और फिर अब नया फैक्टर बांग्लादेश का है, वो नहीं, श्रीलंका नहीं। ये सारी चीज़ें हमने देखी। और आपने अभी बात में कहा कि अफ़गानिस्तान के साथ बेहतर हुआ। अफ़गानिस्तान का इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जो रवैया रहा वो आप क्या समझ रहे हैं, सेटिस्फैक्ट्री था? एक तो आपको पता होगा कि कुछ रोज पहले ही हमारे कुछ रोज पहले ही हमारे नायब वजीर आजम ने वहां का चक्कर लगाया था। उसके फौरन एक दो दिन के बाद आपने नोट किया होगा, हमने उनके 70 से 71 लोग जो इंग्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, दाइश के थे, टीटीपी के थे या बीएलए के जिसके भी थे, उनको मारा। कुछ लोग सरहद के पार और कुछ लोग इधर। जी। आपने देखा कि कोई बयान नहीं आया अफगान हुकूमत की तरफ से। तो मेरा ये मानना है कि ये इतना बड़ा ऑपरेशन उनकी इंटेलिजेंस शेयरिंग के बगैर नहीं हो सकता।
उसके बाद उनके वजीर खारजा से कल परसों बातचीत हुई है बड़े अच्छे माहौल में। तो मुझे ये लगता है कि अफगानिस्तान ने आपकी ये मदद करने का फैसला कर लिया है कि अगर कोई भी वहां से इस तरफ आएगा तो इंटेलिजेंस शेयरिंग हमारे साथ करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से वजीर खारजा ईरान ने चक्कर लगाया इधर भी और फिर बाद में भारत गए पैगाम लेकर, ये मेरा ख्याल बहुत ही खुशाइंद बात है। तो आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर कोई इबाहम नहीं रहा कि हम आइसोलेटेड नहीं हैं, हमारे ताल्लुकात मुल्कों से हैं और मुल्क इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सालमियत में। और चीन जिस तरीके से खड़ा हुआ है वो तो बेमिसाल है। पहले भी उसकी मिसालें मिलती हैं, लेकिन इस पूरे मामले में ठीक है न्यूट्रलिटी शो की अमेरिका ने, रशिया ने और कुछ और मुल्कों, लेकिन चीन जिस तरीके से खड़ा हुआ, तुर्की जिस तरीके से खड़ा हुआ, और भी कुछ मुल्क ऐसे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए ये बायस तक़वियत है जो फॉरेन पॉलिसी की ये चेंजेस हैं। और जैसे मैंने कहा कि अंदर से जो यकजहती का इजहार हुआ है वो भी एक बहुत ही खुशाइंद बात है, अलबत्ता उसको रेसिप्रोकेट करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है जल साहब, जाहिर है कि हर तरफ से जो है पूरी कौम इकट्ठा हुई इस पूरे चैलेंज में, और आई थिंक सबसे बड़ा फ़ायदा जो पाकिस्तान को हुआ वो इंटरनल यूनिटी के हवाले से हुआ इस पूरे क्राइसिस का, कि पूरी कौम एक जगह जुड़ गई। आप खुद लीड करते रहे, एक्स सर्विसमैन की तमाम सूरत हाल वहाँ बड़ी रिजर्वेशंस होती थी, और फिर पीटीआई तमाम लीडरशिप जो थी वो बिल्कुल कम्प्लीटली किसी भी उसके बग़ैर, रिजर्वेशन के बग़ैर वो इसके साथ मिल के रहे। और जल साहब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आफ्टर 8 ईयर्स पाकिस्तान के इकनॉमिक फंडामेंटल्स काफ़ी बेहतर हुए हैं, काफ़ी बेहतर हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अगर ये हमारा इंटरनल कोहेजन वाली चीज़ जो अभी हमें मिली है इस वक्त, अगर ये हम इसको सीमेंट कर सकें, इसको स्ट्रेंथन कर सकें, तो ये तो हमारे लिए गेम चेंजर हो सकता है। और ऐसे वक्त में जबकि पहली कौम का मोराल बड़ा हाई है, मगर इंटरनल कोहेजन को सीमेंट करना बड़ा ज़रूरी होगा। जी, और अब इसमें कोई मेरा ख्याल है कि कोई बहुत बड़ा हर्डल नहीं है। मैं दोबारा आपके प्रोग्राम के तौसत से सजेस्ट कर देता हूँ कि हाउ शुड वी गो अबाउट इट। मेरा ख्याल है कि इससे पहले भी बहुत लोगों ने जिक्र किया है ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, जिसमें सब माने कि हमारी गलतियां हैं, जुडिशरी भी माने, फौज भी माने, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी माने, और कहें कि लेकिन एक लाइन लगा दें और कहें कि पिछले सारा हिसाब किताब माफ, आगे हम चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के मुताबिक। एक सिर्फ लॉ की वायलेशन, अब कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन और करनी पड़ेगी, पहले भी बहुत हुई है, तो मेरा ख्याल कोई बड़ी बात नहीं है। और वो ये है कि इस मामले को कूल डाउन करने के लिए एक इंटरम सेटअप लाया जाए जो जिसमें तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी है बड़ी बड़ी उनके नुमाइंदे हों, ना कि सिर्फ टेक्नोक्रेट्स। इन्हीं में से टेक्नोक्रेट्स लिए जाएं, 8 महीने से 1 साल का वक्फा हो, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी सड़कों पर ना हो, कूल डाउन हो, जो मंसूबे आगे चल रहे हैं उनको आगे चलाया जाए। उसके बाद नए इलेक्शन कमीशन के तहत नए शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं, जिसका हक बनता है उसके हवाले हुकूमत की जाए, और अफवाज पाकिस्तान उनके साथ ऐसे ही खड़ी हो जाएं जैसे आज खड़ी हैं। और वो हुकूमत इंश्योर करे इस बात को कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स फौज ने शुरू किए हैं उनको आगे लेकर जाएं। आप देखेंगे जब पॉलिटिकल लीडरशिप लेगी तो ये जो छोटे छोटे मसले हैं कैनाल्स के और ये मिनरल्स के, ये ठीक हो जाएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल पड़ेगा। ये मेरा फार्मूला है, अल्लाह करे कि कोई इसको सुन ले और इसको आगे लेके चलें। जैसा ये फरमाइएगा कि ये कितना अभी अपहिल टास्क है अभी भी, कि ये जो पानी का नया चैलेंज खड़ा किया है भारत ने, इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डालना, सस्पेंड करने वाली बात करना, और दूसरी जानिब कश्मीर को का पूरी कुव्वत से जो मसला सामने आया है, ये इसके लिए क्या कोई बहुत लंबी बातचीत करने की ज़रूरत है? क्योंकि बाज़ माहिरीन और बहुत सारे माहिरीन ये समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत ये मामला तो काफ़ी हद तक ये तय हैं, एक पूरी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है, स्पॉन्सरशिप है इंडस वाटर ट्रीटी की, अगर बहुत ही जुडिशियस जो एग्रीमेंट है उस पर अमल हो जाए। दूसरी चीज़ ये कि ये कहा जाता है कि कश्मीर का मामला भी जो है वो सिमला एग्रीमेंट के तहत जो है वो काफ़ी हद तक तय हो चुका है, या उसके कॉन्टूर्स बड़ी हद तक तय हो चुके हैं। सिर्फ विल की ज़रूरत है। बातचीत अगर हो तो ये दोनों मसले हल हो के एक इंड्यूरिंग पीस हम देख सकते हैं। जी, एक इसका पॉजिटिव फॉलो आउट ये भी है पाकिस्तान के लिए सारे मामले का कि आपने देखा कि इस पानी की वजह से और कश्मीर में कश्मीर रिलेटेड चूंकि ये मामला था, इसकी वजह से कश्मीर का मामला फिर सामने आ गया है, फ्रेश हो गया है।
पूरी दुनिया को अंदाजा हो गया है कि ये मामला हल किए बगैर काम नहीं होगा। मैं चूंकि इंजीनियर भी हूं तो आपको ये इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में ये जी। बता सकता हूं कि लोग ये तो दुरुस्त कहते हैं कि ये नलके की तरह पानी खोला या बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन एक अहलियत उनके पास आज भी है और उन्होंने उसको एक्सरसाइज भी किया है। वो ये है कि चूंकि इन्होंने बहुत सारी पॉन्डेजेस बनाई हुई हैं वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए जो कि अलाउड था उसमें ट्रीटी में, उनको अगर ये सैलाब के दिनों में खाली करना शुरू कर दें तो हमारी फ्लड सैलाब की सिचुएशन को एग्रीवेट कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं फॉर 10 to 14 डेज। और जब खुश्क मौसम हो तो अगर इन्हीं पॉन्डेजेस को भरना शुरू कर दें तो हमारे लिए बहुत ज्यादा खुश्क साली पैदा कर सकते हैं अगेन फॉर 10 to 14 डेज। तो ये 14 दिन बाद औकात बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन 14 दिन से ज्यादा ना वो सैलाब की सूरत हाल को बढ़ा सकते हैं, खराब कर सकते हैं, ना ही ये खुश्क साली को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इस वक्त तो बहुत बड़ी उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन उनके इस ऐलान के बाद अगर उन्होंने कोई डैम वगैरह बड़े बनाने शुरू कर दिए तो ये मामला हो सकता है। लेकिन मैं समझ आप ठीक कह रहे हैं कि पूरी दुनिया मानती है कि इंडस वाटर्स ट्रीटी जो है एक बहुत ही अच्छी ट्रीटीज में इसका शुमार होता है, तो हमें अडेयर करना चाहिए इसको और दुनिया को चाहिए कि इस मामले में हमारे साथ खड़े हों। तो वो जो मैं बात कर रहा था कि हमें देखना पड़ेगा कि दुनिया ने सिर्फ इस पे टॉपिकल इंटरेस्ट लिया है, ऊपर ऊपर से इंटरेस्ट लिया है, या वाकई दिली तौर पे या वो चाहते हैं कि इस मसले को हल किया जाए। तो ये आने वाले दिनों में देखेंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मसला सामने आ गया है और बड़े अच्छे तरीके से उभरा है और इसका हल किए बगैर ये वो जो वक्तन फक्तन हमारी चपकलिश होती रहती है जो बहुत डेंजरस है, ये ख़त्म नहीं हो पाएगी। ये जो ख़ास तौर पे ये वाला जो वाक़या हुआ है जैन साहब, ये तो ये वाक़या कश्मीर में हो रहा है 1989 से, तो मतलब बग़ैर ब्रेक के हो रहा है, उससे पहले हो रहा है, इतना पुराना मसला है। ये तो बग़ैर बातचीत किए, कोई इसका रेजोल्यूशन हासिल किए बग़ैर तो कल फिर हम इसी सिचुएशन में खड़े हो सकते हैं, 1 महीने बाद फिर खड़े हो सकते हैं, 2 महीने बाद फिर खड़े हो सकते हैं। तो क्या भारत में जो इस वक्त ताकत का नशा है वो इस चीज़ को क्या आपके ख्याल में भूल चुका है, या ये कि वो बस कोशिश ये है कि किसी तरह से शुतुरमुर्ग की तरह से गर्दन जो है वो ज़मीन में दबाए रखे जाए? जी, मेरा ख्याल ये है कि ये जो इस वक्त पूरी दुनिया का सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो कोलैप्स कर रहा है, पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर भी, इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर भी, भारत ने शायद उससे फायदा उठाने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि हम बहुत बड़ी ताकत है, पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है और इस वक्त दुनिया की तो जो किसी और तरफ है, तो उन्होंने एक बड़ी मिसकैलकुलेशन की। लेकिन एक जो नया फैक्टर है खान साहब वो ये है कि चाइना, ये जो कश्मीर का मसला है इसमें अब ये ट्राइलेटरल नहीं है कि कश्मीरी और पाकिस्तान और इंडिया, इसमें अब चाइना भी शामिल है और ये क्वाड्रिलेटरल मसला है। और अगर चाइनीज की और हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए अबाउट कश्मीर और इसको हम क्वाड्रिलेटरल तौर पे पहले डिप्लोमेटिक जरूर कोशिश करें, लेकिन अगर इंडिया को ये पैगाम मिल जाए कि आइंदा कोई भी जो इस किस्म का अगर आप काम करेंगे तो ये, जैसे इस दफ़ा भी चाइना हमारे साथ खड़ा हुआ है, अगली दफ़ा शायद प्रैक्टिकली चाइना अंदर आ जाए तो इनके लिए बहुत सख्त और परेशान कुन सिचुएशन पैदा हो सकती है। मैंने तो ये भी कहा था और हो सकता है अभी भी हमारी फौज के रेन में ये चीज़ हो कि इंडियन पंजाब से जो 2-3 रास्ते जाते हैं कश्मीर के अंदर, अगर ये बंद कर दिए जाएं और फॉर सम टाइम हम इनको बंद कर सकते हैं, तो जितने अंदर ये इनकी फौज है हिंदुस्तान की, ये कश्मीरियों के रहमो करम पर होगी। और इधर से अगर हम थोड़ी सी भी पेशकदमी करें तो कश्मीरी उनकी जो लॉजिस्टिक लाइन है उसको तबाह करना शुरू कर देंगे। चाइना हमारी मदद करेगा तो ये तो सारा मामला हिंदुस्तान के लिए मलियामेट हो जाएगा। तो क्यों ना इसको हम बातचीत से अच्छे तरीके से हल कर लें, और हल का जो हमारा एंकर है वही होना चाहिए यूएन की रेजोल्यूशंस, उनके मुताबिक हमें इसको हल करना चाहिए। शिमला मुआहदे की आपने बात की, शिमला मुआहदा भारत ने तो तोड़ दिया, जब 370 और 35A को एब्रोगेट किया तो शिमला मुआहदा तो टूट गया। उसमें ये कहा था कि दोनों साइडों में से कोई भी इसके स्टेटस को चेंज नहीं करेंगे, और अब जब एक दूसरे के साथ हमले हुए तो ये मजीद वो कमजोर हुआ। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इसको बायलैटरल हल कर पाएंगे, इसको अभी वर्ल्ड लेवल पे हल करना पड़ेगा, इंटरनेशनल लेवल पे हल करना पड़ेगा, चाइना के साथ मिला के हल करना पड़ेगा और यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक हल करना पड़ेगा। जी जैन साहब, एक चीज़ जो हल करनी है बहरहाल के, चाहे वो इंडिया का है चाहे कोई के, टेररिज्म तो पाकिस्तान का बड़ा मसला है, चाहे कोई भी उसके बैकर्स हैं, कहीं से भी उसकी स्पॉन्सरशिप है, लेकिन बहरहाल ये हमें निमटना है ना, क्योंकि एवरी सेकंड डे अब आपने देखा 2024 2025 जो है भयानक तरीके से
टेररिज्म वापस आई है पाकिस्तान में, और चाहे बलूचिस्तान हो चाहे केपी हो, वो तो हमारा मसला है। आप देखें कि चाइना जो हमारा इतना बड़ा, इतना आयरन क्लैड दोस्ती और हिमालय और तमाम चीज़ें, नाराज़ है ना कि वो हम उनके सिटीजन्स को सिक्योरिटी नहीं दे सके, वो टेररिज्म का निशाना बने। चाहे वो भारत जो बात कहता रहे वो अपनी जगह कहे कहे पाकिस्तान में टेररिज्म के हवाले से, लेकिन बहरहाल ये सीरियस मोस्ट इशू तो है ना, और हम इससे बच तो नहीं सकते। हमें इसकी हकीकी बेखकनी तो हमें करनी है ना जनरल साहब। जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखें, इसके इसके दो एलिमेंट्स हैं ना। एक तो वो लोग जो टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करते हैं, उनके साथ जो हमारी लड़ाई है वो तो है ही, लेकिन इनके जो पीछे फोर्सेज हैं, इनके जो अबैटर्स हैं, इनको जो फाइनेंस करते हैं, इनको जो ऑर्गेनाइज करते हैं, इनको जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनके साथ भी तो हमें नबर्द आजमा होना है ना। इसीलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने ये जो कहा है कि हमने अपना दिफा का हक हासिल कर लिया, लेकिन इसका जवाब देने का हक आज भी हमारे पास है। इसको खुला रखना इसीलिए जरूरी है, एग्जैक्टली ये जो आपने बात की है, इसकी बेखुनी करने के लिए। जी, लेकिन जनरल साहब, फिर भी अगर जिस लेवल की भी बैकिंग हो या सपोर्ट हो या जो जो कुछ भी हो, करना तो हमने ही है ना। मतलब इस चीज़ को, ये जिन जो है वो बोतल से फिर बाहर आ गया। अब बहुत बेहतर सूरत हाल हो गई थी 3-4 साल पहले, और फिर एक भयानक कैफियत हो गई है। और फिर जाहिर है कि यहाँ से कहीं पर भी अगर कोई वाक़या होता है, कहीं भी दुनिया में हो, चाहे ईरान के साथ हमारे मामलात इसी वजह से फिर टेंशन में आ जाते हैं, फिर अफ़गानिस्तान के साथ हमारे हो जाते हैं, फिर इंडिया के साथ है, चाइना हमारा इतना बड़ा दोस्त है। तो बहरहाल इस दहशतगर्दी का गला तो हमने ही घोटना है ना। जी, इसमें कोई शक नहीं है। आप जिस कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल उससे मुत्तफिक हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ हमने ही नहीं करना है, हमने तो करना ही है, लेकिन इसके पीछे जो बाकी ताकतें हैं उन तक अगर हमारा जी। पैगाम ना पहुंचा तो ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये इसको लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में मैं आपको मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि सिर्फ डिफेंसिव रहना बहुत महंगा पड़ता है। आप किस किस बाजार का दिफा करेंगे, किस किस मस्जिद का दिफा करेंगे, किस किस स्कूल का दिफा करेंगे, इसके लिए बाज़ औक़ात आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जिसका ज्यादा मैं यहाँ पर इजहार नहीं करूंगा। इसलिए ही मेरे ख्याल इसी वजह से पाकिस्तान ने अपनी ऑफेंसिव एक्शन जो है उसको ओपन रखा है, क्योंकि इसका एक शाखसाना कहीं और भी हिट करने की जरूरत होती है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये चीजें आपस में मुंसलिक हैं। अब पाकिस्तान ने जो अपने पास हक रखा है जवाब का, वो और जो हमारे ऊपर ये हमले हो रहे हैं, ये इनके पीछे की फोर्सेस जब तक ये एक दूसरे को दोनों चीजें न्यूट्रलाइज नहीं कर देती, उस तक सिर्फ हमारा लड़ाई करना सिर्फ जो बंदूक बरदार लोगों से वो काफी नहीं होगा। हमें इसकी पॉलिटिकल साइड भी देखनी होगी, हमें इसकी जो एंटी टेररिज्म साइड है वो भी देखनी होगी, लेकिन मिलिटरीली भी और इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये भी देखना होगा कि इनके पीछे वालों के साथ हमने क्या कार्रवाई करनी है। जी, और ये जो इस वक्त ग्लोबल एक मैसिव एक तरह की कोल्ड वॉर चल रही है अमेरिका और चाइना के दरमियान, वहाँ पर भी हमारा इम्तहान है ना जनरल साहब, क्योंकि अभी हमने फ़ैसला किया है कि बलूचिस्तान में जो बड़ा मैसिव रिसोर्सेज हैं, माइंस, मिनरल्स, ये तमाम चीज़ें हैं। आपने देखा कि ये गोल्ड और कॉपर के लिहाज से रेकोडेक में हमने बैरिक गोल्ड यहाँ पे आ गया है, जो कि वैसे तो कैनेडियन कंपनी है लेकिन लिस्टेड अमेरिका में है, एक तरह से अमेरिकन कंपनी है। एक तरह से अमेरिकन इंटरेस्ट भी बलूचिस्तान में आया है, जहाँ पर बड़ा इंट्रेंच्ड चाइनीज़ इंटरेस्ट है। ये एक कशमकश है ऑब्वियसली चाइना और ईरान के दरमियान। इसको भी तो हमने बहुत ही केयरफुली और इंटेलिजेंटली मैनेज करना है। जी, और मेरा ख्याल है कि ये जो वाकया पेश आया है, इससे हमारे लिए आसानी पैदा होगी। जो मैं बात कर रहा था ना कि अभी आपको ये जानने में कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए कि कौन किस तरीके से हमारे साथ खड़ा है। और फिर जब इंटरेस्ट क्लैश करें एक करीबी दोस्त के और एक जो बहुत करीबी दोस्त ना हो उसके, तो क्या हमें फैसला करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि हमें किसके इंटरेस्ट के साथ अपने आप को खड़ा कर लेना चाहिए। एक पावर है जो फ्लैट हो रही है, अभी भी बड़ी पावर है। एक पावर है जो राइज कर रही है, एक पावर है जो हमारे बिल्कुल नेबरहुड में है, एक पावर है जिसकी रिलेशन ऑफ हिस्ट्री हमारे साथ ऐसी है कि हमें ज्यादा उन पर एतबार है, एक पावर है जो हमें धुले हुए कपड़े की तरह बार बार फेंक देती है, एक पावर है जो अफगानिस्तान में मौजूद है, ईरान में मौजूद है और हिंदुस्तान की वो दुश्मन है, एक पावर है जो हिंदुस्तान की दोस्त है। और इस इलाके में अगर हम उस पावर को अंदर घुसा लें, जैसे आप कह रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान की दोस्त है
और चीन की दुश्मन है, तो हमने फिर कौन सी खारजा पॉलिसी अपना रखी? तो मगर बहरहाल वो भी हमें मैनेज तो करना है ना जनरल साहब। जी जी, वो तो इसमें तो कोई शक नहीं, छोटा मुल्क है। जैसे आईएमएफ ने मछली के कांटे के ऊपर केचुआ लगा के हमें देते हैं हर दफा, और हम समझते हैं हम केचुआ खा लेंगे और उस मछली के कांटे से बच जाएंगे। ये हमारी खाम ख्याली है। हर दफा हम केचुए को मारते हैं बाइट, और वो मछली का कांटा हमारे हलक में फंस जाता है। और यही वजह है कि हम कुछ चीज़ों से छुटकारा नहीं हासिल कर पा रहे। थोड़ी सी दलेरी की ज़रूरत है, थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है। कुछ सख्त वक्त ज़रूर गुजरेगा, लेकिन अगर हम अपनी खारजा पॉलिसी को सीधा कर लें, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपनी चीज़ों को आगे चलाएं, अपनी सोच को सीधा कर लें, इंटरनल मामलात को ठीक कर लें, तो पाकिस्तान तरक्की की राह पर रॉकेट की तरह चलेगा इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।